अच्छा, हम लोगों ने मशीन लर्निंग कवर कर लिया था बेसिक्स। इसलिए जाहिर सी बात है कि इसमें जो है हम लोगों को अब मशीन लर्निंग में क्या था कि हमने बेसिक्स कवर करी थी, लेकिन थोड़ा सा बेसिक से थोड़ी सी चीज़ें कुछ ज़्यादा भी देख ली थी। और उसमें एक हम लोगों ने क्लस्टरिंग देखी थी अनसुपरवाइज में, और फिर सुपरवाइज में हमने एक डिसीजन ट्री का एल्गोरिथम चेक करा था कि वो किस तरीके से वर्क करता है। अच्छा, मशीन लर्निंग के बाद एक और आती है। सबसे पहले जैसे होता है कि एआई, एआई के अंदर फिर आती है एमएल, मशीन लर्निंग। मतलब उसका स्पेशलाइज्ड डोमेन होता है। फिर उससे भी ज़्यादा स्पेशलाइज्ड डोमेन जो आता है वो होता है आपका एएनएन। इसको आप बोलते हो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। और अभी हम देखेंगे कि इसको हम न्यूरल नेटवर्क क्यों बोलते हैं, और ये किस थ्योरी पे बेस करता हुआ जो है ये बनाया गया है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ये देखें, अगर हिंदी अम्ब्रेला हुड में चेक करें तो ये कुछ इस तरीके से बनता है। और फिर ये तो आउटसाइड जो है आपका, यहाँ पर एआई आता है, और फिर यहाँ पर एमएल साइड आ जाती है, और फिर यहाँ पर डीएल साइड या डीप लर्निंग। अच्छा, एक डिफरेंस, डीप लर्निंग में ज़्यादातर जो है यही है, न्यूरल नेटवर्क्स के ही मॉडल होते हैं, लेकिन डीप न्यूरल नेटवर्क भी बोलते हैं हम लोग ना इसको, डीएनएन, डीप न्यूरल नेटवर्क। अच्छा, अभी हम इसको भी देखेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन न्यूरल नेटवर्क एंड डीप न्यूरल नेटवर्क, ये उसमें और इन लोगों में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले अगर हम चेक करें, और इधर आ जाओ, इसको मैं बंद करता हूँ। देखो, न्यूरल नेटवर्क का मतलब क्या है। ये देखो, कोई बायोलॉजिकल नेम से पता चल रहा है, न्यूरल मतलब न्यूरॉन्स। तो इसकी जो थ्योरी दी गई थी, इसकी थ्योरी बेस करती थी परसेप्ट्रॉन मॉडल के ऊपर ना, कि सिंगल न्यूरॉन को जो है हम कंप्यूटर साइंस में एक एज अ परसेप्ट्रॉन भी बोलते हैं, या सिंगल न्यूरॉन को। तो जब कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं उसको हम तो न्यूरॉन्स बोलते हैं, और पूरा जो नेटवर्क बनाता है ये न्यूरल बनाता है, न्यूरल नेटवर्क होता है। अच्छा, ये होता कैसे, ये जो न्यूरल्स हैं ये आपके ब्रेन सेल्स होते हैं, जो ब्रेन्स में होते हैं ना, ये उसको बोलते हैं हम लोग न्यूरल। अगर हम मैं तुम्हें दिखाऊं यहाँ पर कि ये दिखने में कैसा होता है, बायोलॉजिकल न्यूरॉन देखो, ये क्या है, ये तुम्हारा एक पूरा एक न्यूरॉन है। ये ये तुम्हारा पूरा एक न्यूरॉन है, और ये उसका न्यूक्लियस है। जाहिर सी बात है, सेल का जो भी होता है एक न्यूक्लियस होता है, जो उसका मिड पॉइंट होता है। ये पूरी सेल की बॉडी है, मतलब न्यूरॉन बॉडी है ये। और ये जो इसके नज़र आ रहे हैं ये एजिस, ये हैं इसके डेंड्राइटिस। और ये जो बिल्कुल एंड पर है वो साइनेप्स है, और ये एक्सॉन है। ये न्यूरॉन है, हो सकता है एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से कनेक्टेड होता है, लेकिन बाय द हेल्प ऑफ एक्सॉन। और ये एक्सॉन के थ्रू ही कम्युनिकेट करते हैं पूरी होल बॉडी में, जो अपने क्या कहते हैं वो आप सेंड करते हैं, ये लोग सिग्नल जो सेंड करते हैं ना, ये लोग एक्सॉन के थ्रू ही सेंड करते हैं। तो ये आपस में कम्युनिकेशन न्यूरॉन्स जो होते हैं कैसे करते हैं, बाय द हेल्प ऑफ एक्सॉन। एक तो ये चीज थी। अच्छा, फिर इसी को ही देखते हुए कि कंप्यूटर साइंस में यही थ्योरी दी गई थी कि कंप्यूटेशनल मॉडल बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल ऑफ बायोलॉजिकल न्यूरल नेटवर्क। मतलब कि ये जो न्यूरल आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क बनाया गया है ना, वो देख ये बिल्कुल स्ट्रक्चर वही है कि बायोलॉजिकल न्यूरॉन का जैसे, या न्यूरल नेटवर्क का होता है। और न्यूरॉन जो है एक बेसिक ब्लॉक है प्रोसेसिंग के लिए, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग के लिए। जाहिर सी बातें, बॉडी में भी जो आपका ब्रेन आपको सिग्नल सेंड करता है कि अब जैसे फर्ज करो कि आपको आप क्या करना है, आपको एक माइंड में कोई आइडिया आया, तो ये सारा न्यूरॉन्स ही सिग्नल सेंड कर रहे होते हैं। या फॉर एग्जांपल कि अब आपको आया कि मुझे जो है, आप क्रिकेट खेल लो फॉर एग्जांपल कि अब बंदे ने बॉल कराई यॉर्कर,
तो न्यूरॉन अब क्या करेगा कि उसको सिग्नल सेंड करेगा कि इसको जो है ब्लॉक करे। तो वो क्या करेगा, फिर उसको वो वाला शॉट खेलेगा, वही वाला या जो भी है। जैसे न्यूरॉन कह रहा है कि अ, आपने किसी गर्म चीज को हाथ लगाया हुआ है ना, जैसे गरम गरम चाय का कप आपने पकड़ लिया। तो अब आप जैसे ही पकड़ोगे तो न्यूरॉन सिग्नल सेंड करेगा कि भाई ये जो है गरम लग रहा है। तो फिर वहां पर जो है आपकी हाथ की जो पाम है, वहां पे गर्मी शुरू हो जाएगी, तो एकदम से आप हाथ हटाओगे फौरन। अगर यही न्यूरॉन अगर सिग्नल सेंड करना छोड़ दे तो भले जितना भी गर्म हो आप उसको हाथ लगा लो, आपको पता ही नहीं चलेगा। अच्छा, तो ये तो बायोलॉजिकल न्यूरॉन था। सही है। देखो अगर ये इसको सिंगल बोलोगे तो ये सिंगल परसेप्ट्रॉन कहलाएगा, अगर एक सिंगल न्यूरॉन को बोलोगे ना तो फिर ये परसेप्ट्रॉन कहलाएगा। तो ये देखो आर्टिफिशियल न्यूरॉन कैसे होता है, अब ये है। ये कंप्यूटर साइंस का न्यूरॉन है या सिंगल परसेप्ट्रॉन मॉडल समझ लो इसको। अब ये क्या है, तुम्हारे पास कुछ यहाँ पर क्या होंगे, फॉर एग्जाम्पल कुछ इनपुट्स होंगे, ये x1 x2 xn तक समझ लो, इन्होंने m किया हुआ है। और ये w क्या है, ये तुम्हारे कुछ वेट्स फंक्शन है, साथ में तुम इसमें कुछ वेट्स भी दे रहे हो। फिर ये तुम्हारा क्या है, समर है, समिंग फंक्शन है। ये सम का है ना, सिग्मा, ये समिंग फंक्शन है। फिर ये तुम्हारा आउटपुट आएगा, और आउटपुट हो सकता है कि एक हो, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं आउटपुट। तो फिर इस पे कंप्यूटेशन परफॉर्म होती है, फिर इस तरीके से आउटपुट बनता है। अगर मैं इसमें अ, अगर जैम बोर्ड खोलूँ मैं, या क्या कहते हैं, इरेजर, हाँ। अगर मैं इसमें कोई एक वाइट विंडो खोल लेता हूँ, चलो, पेंट, एक मिनट रुकना। हेलो, अभी तो मैं पढ़ा रहा हूँ, 1 घंटा लगेगा, क्यों, क्या हो गया? तो रुक जाए अभी। हम्म। अली भाई कल वाली बात याद आ गई। क्या कह रहे हो? मैंने अली भाई से पूछा था वो प्रोजेक्ट का, कल वाली बात का पूछा। सर वो ये न्यूरॉन मौजूद कहाँ होते हैं वैसे? कौन? कौन? न्यूरॉन वैसे मौजूद मौजूद कहाँ होते हैं बेसिकली? तुम्हारी अगर बॉडी में बात करोगे तो ब्रेन में। ब्रेन में सही। सही। और आ जाओ इसमें अभी। अब मैंने जो है ये बनाया, एक मिनट रुको। और आ गया वो, पेंसिल कहाँ गई? अरे पेन कहाँ चले गया? पेंसिल कहाँ चली गई? चलो यही सही है। हाँ, अब देखो, ये होता है किस तरीके से, फॉर एग्जाम्पल कि तुम्हारे पास एक x1 है, एक यहाँ हो गया तुम्हारा x2, ये हो गया तुम्हारा x3, अभी उसको नहीं देखना। फिर ये तुम्हारे कुछ इनपुट्स आ रहे होंगे। सही है। अब यहाँ पर तुम क्या डिफाइन करते हो, ये जो हैं ये तुम्हारे क्या होंगे, ये तुम्हारे वेट्स होंगे। सही है। ये तुम्हारे क्या हो गए, वेट्स। तो इसको तुम कह दो W1, या इसको कह दो W2, और इसको कह दो W3। फिर आप भेजोगे इसको एक समिंग फंक्शन में, ये एक और होगा। इसको फॉर एग्जांपल मैंने कह दिया म्यू। सही है। यहाँ क्या होगा, समिंग फंक्शन हो रही होगी, यहाँ समिंग हो रहा होगा। सही है, समिंग फंक्शन। और फिर यहाँ पर आ रहा होगा, देखो हर बुक में अलग अलग होता है, तो मैं ये तुम्हें उससे बता रहा हूँ।
जो मैंने भी पढ़ा हुआ था ना। बाकी वो जो बुक में अभी जो स्लाइड में है ना वो भी सही है, कोई मसला नहीं है उसका भी। तो ये क्या है तुम्हारा, फिर यहाँ पर कंप्यूटेशन होगी तुम्हारी इन इन दी एंड, और फिर कंप्यूटेशन के बाद तुम्हारा आउटपुट वहाँ वाई पे शो कर रहा होगा। तो ये जो है ना तुम्हारा पास पार्ट, ये पूरा पार्ट, ये न्यूरॉन्स में जो है ना हिडन लेयर बोलते हो आप इसको। तो क्या बोलते हो ऐसा, हिडन लेयर। ये आपको पता ही नहीं होता कि क्या कंप्यूटेशन परफॉर्म हो रही होती है यहाँ पर। और ये तुम्हारा क्या है, आउटपुट है ये, वाई आउटपुट। सही है। तो ये कुछ इस तरीके से बनता है। और तुम्हारा अल्लाह भला करे, क्या कहते हैं, ये हिडन लेयर, जब भी तुम आप इनके एल्गोरिथम चूज करोगे ना, क्या कहते हैं, एएनएन के, उसमें तुम्हें ये नहीं पता चल रहा हो कि उसकी कंप्यूटेशन कैसी हो रही है। तुम जितनी भी बुक्स उठाकर देख लो, जैसे अभी मशीन लर्निंग का हमने एल्गोरिथम पढ़ा था, डिसीजन ट्री का, या क्लस्टरिंग का भी अगर तुम आगे जाके मास्टर्स में पढ़ोगे ना, या और भी दूसरे एल्गोरिथम्स की कंप्यूटेशन पढ़ोगे, तो उसमें तुम्हें मैथमेटिक्स बता रहे होंगे कि इसके पीछे क्या परफॉर्म हो रही है। लेकिन फॉर इन केस इन दी आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स and deep neural network, you don't have the knowledge of the algorithm how it is performing its computation, because those layer are hidden. That's why they don't want to show how the computation is performing. I don't know why, but they in any book you can see, and you don't know how they are performing in the hidden layer. I don't know why they make this hidden, but this is the truth. अच्छा, इसकी कुछ और प्रॉपर्टीज क्या है आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क की, कि ये क्या करता है कि तुम्हारा इनपुट लेयर होती है जो अभी बताई मैंने, फिर वेट्स होते हैं इसमें, फिर वो जो बीच पे मैंने बताई थी ना वो हिडन लेयर होती है आपकी, और फिर इन दी एंड आउटपुट लेयर होती है। तो मल्टीपल लेयर्स होती हैं इसमें। इट इज, अब देखो, जैसे मशीन लर्निंग में सुपरवाइज और अनसुपरवाइज लर्निंग थी ना, एएनएन में भी यही होती है, या डीप न्यूरल नेटवर्क में भी यही होती है कि सुपरवाइज लर्निंग इसमें भी होती है, अनसुपरवाइज लर्निंग इसमें भी होती है। ये जाहिर सी बात है कि स्पेशलाइज फॉर्म है, तो फॉलो वही चीजें होंगी लर्निंग की, सुपरवाइज और अनसुपरवाइज। इसमें सबसे अच्छी चीज क्या है कि इसमें आपको फीचर सिलेक्शन और एक्सट्रैक्शन की जरूरत नहीं पड़ती, कि आपको कौन सा फीचर सिलेक्ट करना है, किस तरीके से वो करना है, इतना इसमें जरूरत नहीं होती। जैसे हम लोग लैब 13 और 12 में भी हमने फीचर को सिलेक्ट करा था, और क्लास में भी हमने न्यूमेरिकल देखा था, तो हम उसमें फीचर सिलेक्ट कर रहे थे कि हमें ये फीचर का जीनी इंडेक्स मालूम करना है, और ऑन द बिहाफ ऑफ किस क्लास लेवल पे। तो ये सारी चीजें नहीं होती, ये गौर से सुनना जो मैं बता रहा हूँ। इसलिए ये मैं पेपर में पूछूंगा कि एएनएन की क्या चीजें हैं और क्या चीजें नहीं हैं। ये इसमें नहीं लिखी हुई, लेकिन ये मैं अपनी वर्बली बता रहा हूँ। और ये खुद ही जाहिर सी बात है, जब फीचर सिलेक्शन की जरूरत नहीं होगी और एक्सट्रैक्शन की, तो ये फिर ऑटोमेटिकली सेलेक्ट करता है आपके फीचर्स। और ऑटोमेटिकली कैसे करता है, वो जो हिडन लेयर्स है ना, वो उसके बिहाफ पे ये सिलेक्शन मेड कर रहा होता है। और एक बात याद रखना कि इट इज मोर कॉम्प्लेक्स देन द मशीन लर्निंग algorithms, and it requires very humongous amount of data to perform well. Thus, machine learning algorithms can work in data, in average size of data, but also for big. But for the humongous amount of data, the choice is good for artificial neural network or deep neural network, because it requires GPU resources also. In machine learning algorithm, it only requires CPU usage, but for artificial neural network, it requires a heavy graphic cards, a heavy graphic processing unit. That's why it consumes so much graphics uh, resources, because they also take computation resource power from not only CPU but also from GPU side. This is why it is for the big data. When you have a
petabytes, not in just gigabyte, but in petabyte and zettabyte of data, mean PB and ZB data, then the ANN is very good. Even in GBs also, but for computation it will take your GPU's power, either it's dedicated or built-in GPU, but it's always good solution to have a dedicated GPU, and especially the NVIDIA, because NVIDIA has very high CUDA cores for the processing those neurons and minimizing the training time or supervision time, also training time of that model. So like there are some I told you some benefits and advantages, but there are everything there has also some restrictions, or you can say disadvantages. So the disadvantages of the artificial neural networks are that the likewise it requires human. I told you that it requires very huge amount of data, very huge amount of data to train. So you have data should be, it's not good that you want to train in for 100 or 200 records. Just if you want to just to train this, then it will be not a good solution. You can move to the machine learning algorithm, or even if you have what can I say, thousands of records, you can also, it can train, but maybe its efficiency is not like that. तो आपको जितना अमाउंट ज़्यादा होगा ना, उसमें फिर आपको बेनिफिट करेगा ज़्यादा ये, इसलिए फिर उसकी फिर क्या कहते हैं, जो मॉडल की एफिशिएंसी होगी, जैसे हमने कल देखी थी लैब में, तो वो उसकी ज़्यादा इनहांस होती जाएगी जितना अमाउंट ऑफ डेटा होगा, जितनी जितने उसको फिर पैटर्न मिलेंगे। इसका भी यही काम है कि इसमें से जो है हिडन पैटर्न मालूम या फाइंड आउट करें। सर आपकी स्क्रीन स्टेट हुई थी। हाँ, तो मैंने अभी कहीं कर ही नहीं रहा हूँ, मैंने तो अभी इधर ही रोका हुआ है। सही है सर। मैं ये बता रहा हूँ अपने पास से अभी, ये इसमें नहीं लिखा हुआ, यही तो मैंने कहा है इसमें, कि ये इसमें स्लाइड में नहीं लिखा हुआ, लेकिन मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि इसमें क्या रिस्ट्रिक्शन है और क्या वो है एडवांटेजेस। तो ये अगर मैं पूछूँ ना एग्जाम में, तो ये लिखने होंगे, तुम तभी तो कह रहा हूँ कि गौर से सुनो, और शायद अगर पेन पेपर है तो नोट कर लेना इसको। जाहिर सी बात है कि जब आपके पास ह्यूम अमाउंट ऑफ डेटा होगा, तो इट रिक्वायर्स मोर टाइम टू ट्रेन obviously, and it's require more computation resources. What kind of computation resources? Not only CPUs, but also it takes the multiple GPUs also, not just single. But for the heavy computation, it can also train on the multiple GPUs. But it will be good that if you have a single powerful GPU, it will be fine enough. But it can take a multiple GPUs power also. Sometimes it's also difficult to train, ये इसलिए मुश्किल हो जाता है ट्रेन करना, कि वही होता है कि इसमें जो है ना, सबसे ज़्यादा आपका इसका खेल, इसको पैरामीटर को ट्यून करना होता है। ये जो आपके वेट वेट है ना, ये जो वेट है, ये जो वेट है आपका, ये जो वेट है, इसको आपको ट्रेन करना हो, मतलब इसको आपको फाइन ट्यून करना होता है। इसी की वैल्यूज पे जो है आपका आउटपुट चेंज हो रहा होता है, और उसका आउटपुट बनता है। ये वेट्स जो है ना मैटर करते हैं, कि क्या वेट होना चाहिए और किस टाइप का वेट होना चाहिए। अब देखो कुछ आर्टिफिशियल, अब देखो इसमें जो है ना बहुत सारे फंक्शन यूज होते हैं, सिग्मॉइड फंक्शन भी यूज होता है इसमें समिंग के लिए, और ये सारी चीजें ना, और दूसरे भी यूज होते हैं, बट ज्यादातर जो है सिग्मॉइड फंक्शन यूज होता है। तो या तो 0 1 पे चलता है सिग्मॉइड, इस तरीके से ही है, देखो ये दिखा रहे हैं ना, 1 होगा तो 0 होगा आउटपुट पे, या तो 1 देगा वो, या तो 0 देगा। ये दिखा नहीं रहा है कि इनपुट तो तुम्हारा उसमें आ रहा है कंटिन्यूस में, लेकिन आउटपुट जो है वो डिस्क्रीट फॉर्म में देगा, 0 1 की फॉर्म में। तभी ये देखो डिस्क्रीट का सिंबल दिखा है फॉर सिंप्लिसिटी।
अब देखो हार्ड लिमिटर है, बाइनरी थ्रेशोल्ड यूनिट है, हाइपर स्पेस सेपरेशन है, ये बहुत डिफरेंट डिफरेंट है। व्हाट एन विल बी एन a neurally inspired mathematical model consists a large number of highly interconnected PEs or its connections, weights hold knowledge। सबसे ज्यादा जो ये तो तुम्हारा डेटा होगा x1 x2 x3 और y तो तुम्हारा आउटपुट होगा। सबसे ज्यादा ये है, जितना आप इसको फाइन ट्यून करोगे और जो आपने एक्टिवेशन, इसको एक्टिवेशन फंक्शन भी बोलते हैं बाय द वे, समिंग फंक्शन या एक्टिवेशन, और जो आपने एक्टिवेशन फंक्शन चूज करा उसके बेसिस पे फिर आपका आउटपुट बनेगा। It the response of PE depends on local information and its collective behavior demonstrate the computation power with learning, recalling and generalization category। ये याद रखना कि ये जो लेयर है ना, ये हिडन है। ये तो अभी सिंगल परसेप्ट्रॉन मॉडल है, इसको न्यूरॉन न्यूरन न्यूरन भी बोल सकते हो, आप न्यूरॉन भी बोल सकते हो, आर्टिफिशियल न्यूरॉन या सिंगल परसेप्ट्रॉन मॉडल भी यही होता है कि एक सिंगल है ये। सही है, लेकिन जब हम फिर जब इधर देखेंगे क्या कहते हैं प्रोसेसिंग एलिमेंट्स, ये देखो यहाँ पर तुम्हारी प्रोसेसिंग होती है, वो जो बताया था ना मैंने, एक्टिवेशन फंक्शन और क्या कहते हैं गिफ्ट फ्रॉम यू आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। कितना टाइम रह गया भाई? हाँ, हेलो, हेलो, कहाँ गए? जी सर। हाँ मैं कह रहा हूँ टाइम कितना आ रहा है बना हुआ, मेरे में तो लिखा हुआ ही नहीं आ रहा टाइम। 10:36। नहीं नहीं, अरे वो जूम का उसका 26.12 सेकेंड, 26.14 सेकेंड। वो क्यों बोल रहा है रनिंग आउट ऑफ टाइम एंड लाइक। चलो एक मिनट, मैं पार्टिसिपेंट क्यों नहीं दिखा रहा? शो नेम्स ऑफ एनोटेटर्स, आई विल शेयर कंप्यूटर। हम्म, अच्छा खैर बंद हो जाएगी तो फिर कर लेंगे, अभी तो चल रही है ना। अच्छा, इंटीग्रेशन, और देखो अब इसमें दूसरे दूसरे टाइप के आप एक्टिवेशन फंक्शन आप यूज कर सकते हो। इंटीग्रेशन यही फंक्शंस में जो है ना, एक्टिवेशन फंक्शन भी बोलते हो, इंटीग्रेशन फंक्शन भी बोलते हो, समिंग फंक्शन भी बोलते हो इसको। इसमें आप क्वाड्रेटिक फंक्शन, स्पेरिकल, पॉलिनोमियल फंक्शन, ये सारे मैथमेटिकल हैं, ये यूज हो सकते हैं। अब वो तो क्या कहते हैं, जब आप इसको सेलेक्ट कर रहे होगे तो फिर वहां पर ये खुद डिफाइन करता है कि आपको कौन सा वाला सिग्मॉइड फंक्शन पैरामीटर में आप पास करवाओगे, ये सारी चीजें हैं। अब देखो ये क्या है, रैम फंक्शन है, ये रैम फंक्शन इसका इस तरीके से बनेगा, पहले ये पूरा जीरो आएगा, फिर अगर वन की तरफ जाएगा तो इस तरीके से उठेगा, ये -1 से 1 पे जाएगा, मतलब -1 0 और 1 होगा, ये हार्ड लिमिटर है फंक्शन। ये क्या है, रैम फंक्शन है, एक्टिवेशन फंक्शन, ये यूनिपोलर है। ये देखो उस टाइप का है, कंटिन्यूस टाइप का केस, मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसको -3 से लें और ये 3 तक रख रहा है, तो -3 से लेकर क्या कहते हैं -2.5 भी होगा, इसमें -2 भी होगा, -1.5, इस टाइप की भी सारी चीजें होंगी। ये 0 और 1 पे लाइन ही कर रहा होगा, इसमें सारी कंटिन्यूस वैल्यू आ रही होंगी, तो इसका फंक्शन ये है, उसकी इक्वेशन इस टाइप की कुछ ये बनेगी यूनिपोलर की। फिर बाइपोलर की है, ये बाइपोलर का ग्राफ देखो चेंज हो रहा है। तो ये डिफरेंट तुम्हारे पास फंक्शंस हैं। सही है, सारे ये सारी डायग्राम इन्होंने दिखाई हुई है। अब देखो कि जैसे एक्टिवेशन फंक्शन अगर ये हो एमपी न्यूरॉन का, तो ये इसका आउटपुट कुछ इस टाइप का बनेगा। ये तो मतलब ये मैथमेटिकल मॉडल से बता रहे हैं कि किस टाइप का बनेगा अगर हम उसकी लैम्डा की वैल्यूज चेंज करते जाएं। अब तुमने बता तो दिया कि मुझे सिग्मॉइड चाहिए या यूनिपोलर चाहिए, लेकिन तुम इसकी भी अगर तुम वैल्यू यहाँ जो सिग्मा की वैल्यू चेंज करोगे तो फिर इस टाइप का वो शेप बनाएगा ये तो सारी ग्राफिकल फॉर्म में दिखा रहा है। लेकिन यहाँ पर देखो, अब इधर आओ, ये रहा तुम्हारा, यहाँ पर क्या है, ये तुम्हारा x1 है, x2 और वही xn है। ये तुम्हारे बीच में जो है क्या दिए हुए,
वेट्स हैं, लेकिन वेट्स को इन्होंने स्मॉल उससे डिनोट करा, और ये तुम्हारी हिडन लेयर है। एक बात याद रखना है कि डिफरेंस बिटवीन ENN एंड DNN क्या है। देखो ENN में सिर्फ एक या समझ लो तुम, आपका अल्लाह वाला करे, एक या एक से ज्यादा बी होती हैं। एक या एक से ज्यादा हो, एक या दो होना है क्या कहते हैं हिडन लेयर, तो वो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क में जाती है, ये याद रखना। और दो से ज्यादा अगर होंगी ना हिडन लेयर, तो वो फिर बन जाती है डीप न्यूरल नेटवर्क, वो फिर डीप साइड चली जाती है आपकी। बस एक ये चीज याद रखना कि अगर जाहिर सी बात, ज्यादातर सिंगल लेयर पे काम करता है आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। जहाँ पे मल्टीपल लेयर्स आ जाती है ना, वो फिर डीप साइड चला जाता है, तो डीप न्यूरल नेटवर्क पे चला जाता है। तो ये डिफरेंस भी हो सकता है, मैं पूछूं। सही है, देखो अब जैसे यहाँ पर दो आ गई हिडन लेयर, ये आउटपुट है, ये इनपुट है, और ये हिडन, ये यहाँ पर आपको यहीं पर तो न्यूरॉन्स और ये सारी एक्टिवेशन फंक्शन यूज हो रहे होते हैं, जिसपे आपको पता नहीं होगा। जाहिर सी बात है कि ये भी वही करेगा काम। अच्छा ये याद रखना, ये फीड फॉरवर्ड होता है, मतलब ये बैकवर्ड नहीं आएगा। एक दफा जो उसने यहाँ से पास कर दिया अपने वेट्स को, फिर वेट्स ने यहाँ पे जो वैल्यू परफॉर्म करके आगे डेटा को सेंड करा, फिर ये दूसरी लेयर पे गया, फिर ये तीसरी के बाद यहाँ पर चला गया। अब देखो ये भी हो सकता है कि एक हिडन लेयर जो है मल्टीपल आउटपुट सेंड कर रही हो, मल्टीपल आउटपुट पे डेटा सेंड कर रही है, जैसे एक्स Y1 पे भी कर रही है, Y2 पे भी कर रही है, ऐसे ये भी Y1 और Y2 पे भी कर रही है। तो ये फीड फॉरवर्ड सिस्टम है। इसमें फीड फॉरवर्ड क्या होता है, बिल्कुल एक डायरेक्शन में आपका डेटा चैनल करता हुआ जाएगा। एक होता है बैक प्रोपगेशन भी होता है, अगर इसको आउटपुट नहीं मिले तो वो वापस भेज देता है इनपुट के ऊपर कि नहीं मुझे अभी नहीं चाहिए, फिर इसको और रिफाइन करके भेजो, तो वो ऐसे वो होता है बैक फॉरवर्ड, जिसमें बैक लूप होता है। वेयर द नॉलेज लर्निंग फ्रॉम क्लासिफिकेशन सिंगल नोड विद फीडबैक टू इटसेल्फ। अब ये देखो जैसे मैंने बताया था ना कि फीडबैक वाला भी होता है, कि ये वापस आउटपुट से वापस भेज देता है हिडन लेयर पे भी। ये वही कर रहा है, देखो ये तुम्हारे इनपुट से आ गया, ये हिडन लेयर पर आ गया, ये तुम्हारे आउटपुट से, उसको आउटपुट वो वाला नहीं मिला डिजाइन, वो वापस भेज देगा उस पर। ये क्या है, रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क, जिसको आप बोलते हो RNN। और एक होता है, देखो ANN में जो है ना, दो सबसे बड़े एल्गोरिथम है जो यूज होते हैं, एक है रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क और एक है कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क। रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क किस लिए यूज होता है, वो टाइम सीरीज डेटा पे यूज होता है। टाइम सीरीज मतलब जहाँ पर आपका कंटिन्यूस डेटा सेट हो, जैसे स्टॉक मार्केट का हो गया, या आपका हो गया कि हर सेकंड पे जो है कोई वैल्यू अपडेट हो रही है, या हर हर एवरी डे जो है कोई वैल्यू आपके पास आ रही है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, टाइम सीरीज डेटा, जहाँ पे कंटिन्यूस डेटा में हो रहा होता है, जहाँ पे पर सेकंड का डेटा आ रहा हो, या पर डे का आ रहा हो, या पर मंथ का आ रहा हो, या पर ईयर का हो। तो ये इस टाइप का क्या होता है, टाइम सीरीज डेटा बोलते हैं। और टाइम सीरीज के लिए आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क का सबसे अच्छा जो एल्गोरिथम है वो है रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क, RNN। और दूसरा होता है कि CNN, कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क। वो किस लिए यूज करता है, वो इमेज आइडेंटिफिकेशन या ऑब्जेक्ट आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज होता है। वो समझ लो तुम, कंप्यूटर विजन और इमेज प्रोसेसिंग की तरफ होता है कि वो ऑब्जेक्ट को रिकॉग्नाइज करने के लिए यूज होता है, तो उसके लिए जाहिर सी बात है कि इमेजेस चाहिए होंगी। तो CNN के लिए इनपुट इमेजेस होती हैं, और इमेजेस जैसे आप उसको मशीन को, आपने आपके पास 10,000 का रिकॉर्ड है, सही है, और आपके पास 10 डिफरेंट एनिमल्स के कैटेगरीज हैं, और हर एनिमल्स की जो 10 कैटेगरीज हैं उसकी हजार हजार पिक्चर्स हैं, तो तभी 10,000 हुआ ना रिकॉर्ड। फॉर एग्जाम्पल 1000 पिक्चर्स जो है आपकी कैट्स की हैं, मुख्तलिफ कैट्स की, आप उसको ट्रेन करा रहे, अब मैं कभी भी अब कैट्स की इसको पिक्चर दूंगा तो ये आइडेंटिफाई कर ले। 1000 पिक्चर, फिर 1000 जो हैं दूसरे कैटेगरी एनिमल की है, फॉर एग्जाम्पल डॉग की हो गई, फिर 1000 जो है आपके पास रैबिट की है, फिर ऐसे ही डिफरेंट काइंड ऑफ एनिमल्स की हैं आपके पास। तो
उस पे आपका ये पूरा मॉडल क्या होता है, लर्न हो रहा होता है। खैर ये तो बहुत आगे का और मास्टर्स लेवल पे है कि आरएनएन का क्या स्ट्रक्चर कैसे बनता है पूरा डिटेल में, और सीएनएन की कौन कौन सी लेयर्स होती हैं, उसकी अंदर की क्या काम कर रही होती हैं, एक्टिवेशन लेयर क्या है, रेक्टिफाइड लीनियर यूनिट लेयर क्या कर रही होती है कन्वोल्यूशन में, सारी आगे की बातें हैं। लेकिन एक ये था कि जब कभी अगर आप उसको दूसरी कैट्स की पिक्चर्स दिखाओगे तो हो सकता है कि वो आइडेंटिफाई कर ले, इतने चांसेस हैं। लेकिन उसको आप जितना ज़्यादा डेटा से आप ट्रेन कराओगे उतने ज़्यादा चांसेस होंगे उसको लर्न करने के। सबसे बड़ा एडवांटेज इसका ये होता है। अब देखो ये रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क है ये वाला, इसमें क्या है, ये फीड फॉरवर्ड हो रहा है, देख लो फीडबैक हो रहा है, बैक प्रोपोगेशन करता है रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क, यहाँ से जाके वापस इनपुट पे भेजता है ये, अगर उसको डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिले। सही है। इंट्रोडक्शन टू आर्टिफिशियल न्यूरल, ये कंसिडर एन एएनएन विद एन न्यूरॉन्स एंड ईच विद एडॉप्टिव वेट्स, वेट मैट्रिक्स। जाहिर सी बात है कि तुम्हारा कुछ इस तरीके से वेट्स होगा, और फिर ये जो वेट्स हैं फिर उनको तुम मल्टीप्लाई करोगे, किससे मल्टीप्लाई करोगे, जो भी तुम्हारा वो होगा क्या कहते हैं इनपुट्स। हो सकता है तुम वेट्स को मल्टीप्लाई करवा रहे हो या प्लस करवा रहे हो या माइनस करवा रहे हो, ये तो उसकी चीजें हैं। लेकिन ये तुम्हें पता नहीं चल रहा होगा, जब तुम कोई एल्गोरिथम यूज करोगे तो इतना मसला नहीं होगा। अब ये बताओ कि तुम लोगों को लैब 14 एएनएन पे कराऊं या ओपन सीवी पे कराऊं। मैं सोच रहा हूँ कि एएनएन पे करा दूं ताकि तुम लोगों को थोड़ा आइडिया क्लियर हो जाए, इसलिए प्रोजेक्ट तो तुम लोगों को दिया हुआ है ओपन सीवी का, उसमें तो बेसिक ही बताऊंगा मैं चीजें। एएनएन पे करा दूं लैब क्या तुम लोगों को, लैब 14? हाँ, हेलो। जी सर, CNN पे कर दूं? सर जो आपको बेहतर लगे सर। नहीं ना, मैंने तो तुम लोगों से पूछ रहा हूँ। आई थिंक एएनएन विल बी बेस्ट, कैसे तुम लोगों को थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि ये कोडिंग में मतलब किस तरीके से काम करेगा। आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क का कोई एक हम मॉडल देख लेंगे जी कि सर, ये सही रहेगा। कि किस तरीके से वो ट्रेन होगा और किस तरीके से वो बनेगा, अगर हम वो चेक करें तो। ये कोई अच्छा, इसमें भी वही चीजें थी, एएनएन कोई अलग से चीज दी है, इसमें भी सुपरवाइज अनसुपरवाइज और रीइंफोर्समेंट लर्निंग होती है। इसमें भी फिर सुपरवाइज के इसके अपने एल्गोरिथम होते हैं, इसमें सुपरवाइज के अ, अपने एल्गोरिथम होते हैं, और क्या कहते हैं, फिर रीइंफोर्समेंट के भी इसके अपने हैं, और अनसुपरवाइज के भी इसके अपने एल्गोरिथम होते हैं। खैर बस तुम लोगों को इतना पता होना चाहिए, सुपरवाइज लर्निंग होती है इसमें, अनसुपरवाइज और रीइंफोर्समेंट, ये तो फिर तुम लोगों का फिर एडवांस लेवल का चला जाएगा, मास्टर्स लेवल का हो जाएगा ये तुम्हारा ना डेटा। तो ये सारी चीज़ें तुम लोगों की इसमें भी होती हैं। और दूसरी बात ये है कि अल्लाह भला करे आपका, एक दफ़ा रिव्यू कर लेते हैं। देखो ये किस पे, बायोलॉजिकल जो न्यूरॉन है उसके बिहाफ पे ये बन के ये मॉडल बनाया गया है, या थ्योरी दी गई थी आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क की, कि उसमें भी हमें ब्रेन्स है ना, ब्रेन का हमें पता थोड़ी कि वो किस तरीके से वर्क कर रहा होता है, कि उसकी क्या लेयर्स हैं, किस तरीके से वो इतनी कंडेंस और इतनी कॉम्प्लिकेटेड होती हैं कि आपस में इतनी कनेक्टेड कि हम लोगों को पता नहीं चल रहा था कि वो कंप्यूटेशन कैसे परफॉर्म कर रही होती। बस हमें उसका ये पता है कि ये न्यूरॉन है, और ये अगर ये ऐसे ही न्यूरॉन इस साइड पे भी कनेक्ट होगा तो वो आपस में कम्युनिकेट कैसे कर रहा होगा, एक्सॉन के थ्रू। मतलब ये बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है आपके बॉडी का ना, जो प्रोसेसिंग डेटा को प्रोसेस करता है, इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है। तो ऐसे ही आपके कंप्यूटर में भी और एएनएन में भी ये एल्गोरिथम ऐसे ही होते हैं कि आप सिर्फ इनपुट देते हो, आपको डेटा एक्सट्रैक्शन और कुछ नहीं करना होता, सिर्फ आपको एल्गोरिथम को सेलेक्ट करना होता है,
और बस फिर इसकी कंप्यूटेशन बैक में खुद परफॉर्म हो रही थी। हमें ये बताया नहीं जाता कि इसके पीछे हम कौन सा मैथमेटिकल मॉडल परफॉर्म कर रहे हैं। इसको हिडन लेयर तभी कहा गया है। इवन कि तुम जितनी भी बड़ी बड़ी बुक्स में उठा लो ना, इसकी तुम लोगों को कंप्यूटेशन बताएंगे नहीं, इसको हिडन रखा हुआ है इन लोगों ने। और मे भी इसलिए भी हिडन रखा हुआ है कि हो सकता है कि आने वाले वक्तों में कोई और लोग भी जो हैं इससे वो कर लें, क्या कहते हैं, फायदा उठा लें। तो ये भी कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं। और क्या कहते हैं, अगर फिर उसके बाद हमने देखा कि इसमें इनपुट्स होते हैं, फिर इसमें क्या होते हैं, आउटपुट होते हैं। और फिर इनपुट के बाद इनपुट लेयर होती है, फिर वेट लेयर होती है जिसको हम वेट लेयर बोलते हैं। फिर उसके बाद हाँ, इसमें क्या होती है, फिर एक्टिवेशन फंक्शन होता है। अब एक्टिवेशन में आप सिग्मॉइड फंक्शन यूज कर सकते हो, यूनिपोलर, बाइपोलर, बहुत सारे उसमें होते हैं यूज करने के वाले ना फंक्शन। फिर उसके बाद उसके यहाँ से फिर वो आउटपुट आता है। तो ये सिंगल एक परसेप्ट्रॉन मॉडल था ये। और अगर हम इसको मल्टीपल, अगर इसमें ये न्यूरॉन मल्टीपल परसेप्ट्रॉन बनाकर क्या बनाते हैं, एक न्यूरल नेटवर्क बनाते हैं। जैसे ये तुम्हारा न्यूरल नेटवर्क वो कौन सा है, इधर हो, ये रहा, ये रहा। ये मल्टीपल, सिंगल परसेप्ट्रॉन होगा तो वो एक सिंगल है। अगर सिर्फ उसमें हिडन लेयर में एक सिंगल ही न्यूरॉन है। ये आप पाइथन में कोडिंग करते वक्त बताते हो कि मुझे कितने न्यूरॉन बनाने हैं, 50 रखने हैं से 100 रखने हैं, और कितनी लेयर्स रखनी है, ये भी आप बताते हो। और इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल जो है, क्या कहते हैं, ये कीरास पे होता है। टेंसर फ्लो और कीरास पे जो है आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क जो है परफॉर्म होता है। तो ये एप्लिक जो है लाइब्रेरी ज़रूर इंस्टॉल कर लेना जब हम इंशाल्लाह लैब 14 करेंगे ना। तो ये हम इसको ज़रूर देखेंगे, इस एग्जाम्पल्स को, कि न्यूरॉन और ये सारी चीज़ें। अच्छा, जैसे मैंने पिकल फाइल बनाई थी मशीन लर्निंग की, ऐसे इसकी भी है। जब हमारा मॉडल ट्रेन हो जाएगा तो इसकी भी पिकल फाइल हम बना सकते हैं और फिर बाद में इसको लोड करा के यूज़ करवा सकते हैं। तो इसमें कोई इतना बड़ा इशू नहीं होगा। ये बताओ, कोई तुम्हें कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछो। कोई कहीं तुम्हें समझ में नहीं आ रहा हो, ये मुझसे ज़रा पूछ लो, कहाँ पे तुम लोग फंस रहे हो। हाँ, कोई क्वेश्चन है? ये सिर्फ इंट्रोडक्शन था एएनएन का, कोई इसमें एडवांस फॉर्म नहीं है। बस ये बताओ, कुछ क्वेश्चन है तो बताओ मुझे। एक बात याद रखना है कि इसमें से मैं क्या पूछ सकता हूँ, परसेप्ट्रॉन मॉडल पूछ सकता हूँ, इसमें से मैं एएनएन के फीचर्स पूछ सकता हूँ, एएनएन की रिस्ट्रिक्शंस पूछ सकता हूँ, और एक्टिवेशन फंक्शंस के बारे में पूछ सकता हूँ, और रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क जो है, हो सकता है मैं डायग्राम पूछ लूँ। इस टाइप की चीज़ें हैं जो बड़ी बड़ी हैं, वही चीज़ें पूछ सकता हूँ। और एक्टिवेशन फंक्शंस के बारे में पूछ सकता हूँ, कौन कौन से होते हैं, इस टाइप की चीज़ें। तो ये बताओ कि कुछ और क्वेश्चन है तुम्हें क्या? मैं प्रिंट स्क्रीन ले लूँ। नहीं सर। हम्म, पिछली क्लास कौन सी हुई थी? स्टॉप शेयर, सही।